हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2023 जीएस पेपर फर्स्ट की। ठीक है, चर्चा करेंगे। पेपर हुआ है 28 मई को, है ना। पेपर की सीरीज है डी, आपको पता है 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय होता है और 100 प्रश्न होते हैं। साथ में 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। फिलहाल अब इसमें डी सीरीज का जो पेपर हमारे पास है, हम इसके आधार पे देखेंगे और आप लोगों के पास ABC जो भी पेपर हो, आप उस आधार पर अपना प्रश्न मिला सकते हैं, उसका उत्तर कि किसका कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच में है, वे मध्यम उद्यम हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्ह हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका सही उत्तर है। दूसरा स्टेटमेंट सही उत्तर, इसलिए इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, US डॉलर या SWIFT प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। बात सही है। दूसरा है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वित्त के संदर्भ में शब्द है बीटा। बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? तो पहला स्टेटमेंट है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया होती है। दूसरा है, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति होती है। तीसरा है, एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम है जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। और चौथा है, एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्वयं कथन पर विचार करके सही उत्तर बताना था। पहला स्टेटमेंट है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं ना, कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। तो ये वाला क्या सही है? तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है पूरी तरह से। दूसरा क्या है, किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व तो लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या भाई? गलत है। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं। तो तीसरा भी गलत है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? केवल एक सही है। ठीक है, इसमें केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा, कथन और, इसमें कथन के रूप में दिया गया है, कथन और कारण के रूप में है प्रश्न। ठीक है, कथन है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका क्या है भाई? सही है ये तो कथन, इसका सही हो गया। कथन एक सही हो गया। दूसरा क्या है कथन? भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सही उत्तर आप बी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि भाई यही उत्तर इसका सही होगा। हो सकता है कि आयोग की जब आंसर किया है तो आप उसमें कुछ उलटफेर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है आंसर की, लेकिन हाँ कुछ ही अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से स्टेटमेंट असर्शन के रूप में है। कथन एक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो ये क्या सही हो गया? तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की ज़रूरत है। तो देखो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि कथन दो जो है ना, वो कथन एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना भाई। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है,
दूसरा क्या है, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है इक्वाडोर, कोस्टारिका, अंगोला या फिर सोमालिया। तो इसका सही उत्तर सोमालिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर से कथन है, सही उत्तर बताना है। तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात तो सही है। दूसरा है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो इसका जो देखो दोनों ही सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में ही कर रहे हैं, बाकी आप वैसे मिला सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह हैं। ठीक है, ये हमने राष्ट्रपति वाला जो पढ़ा है चैप्टर, आपको उसमें हमने बताया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निर्वाचित जो होता है विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ये भी सही है ना। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है। अगर तीसरा सही है तो दूसरा भी सही होगा, ध्यान रखना। अगला स्टेटमेंट है, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। तो इसमें सही उत्तर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब बी इसका सही उत्तर हो गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, देशों पर विचार करना है जिनकी सीमा यूक्रेन से लगती होगी, उसी के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो इसमें बल्गारिया भी है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, लातविया है, लिथुआनिया है, रोमानिया है। अब मैप आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इसमें जो सही उत्तर है इसमें केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथन में कौन सा सही है बात हो रही है। तो पहला है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यतप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यतप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। तो 10 है या 11 गुनी है ये तो नहीं, लेकिन अधिक है भूमध्य रेखा वाला। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, अवरक्त किरणें सूर्यतप के लगभग 2/3 भाग हैं, ये भी सही नहीं है। तीसरा है, अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं। इसके अलावा एक अगला वाला है स्टेटमेंट, अवरक्त तरंगें सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग होते हैं। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों गलत हैं, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में है। कथन है भाई, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। क्या सही है ये? तो ठीक है, ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। तो देखिए दूसरा गलत होगा, अगर पहला सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला सही है, तो जो पहला सही है तो दूसरा इसका गलत है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। कथन एक सही है लेकिन सेकंड वाला कथन गलत है। अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण के रूप में ही है। इसमें देखेंगे तो कथन है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो बात सही है ना, इसका ये सही हो गया। दूसरा कथन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, और यही नहीं, जो कथन 2 है ना वो कथन 1 की सही व्याख्या भी दे रहा है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
कथन पर विचार करना है, सही उत्तर इसमें भी बताना भाई। तो पहला स्टेटमेंट है, भूकंप लेखी सीस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। पहले पी फिर एस फिर होती है एल, ऐसे होता ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या भाई, सही है। दूसरा क्या है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो पहला भी सही हो गया, इसका दूसरा भी सही है, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में बताना है सही कथन। पहला स्टेटमेंट है, उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत, कोई भी, देखो हमने बताया था कि ऐसे कुछ शब्दों का यूज हो तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, किसी में भी यहाँ दिया गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत ही है। ठीक है, दूसरा क्या, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, कोई भी फिर यहाँ भी आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यही है, जोड़ देने वाले जो शब्द है ना वो यही सब हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्न में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। तो ये क्या होता है भाई, पहला है कि मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है। दूसरा है शेष शस्य क्रॉप रेजिड्यू से संवेष्टन सामग्री पैकिंग मटेरियल बनाना। तीसरा है जैव निम्नीकरण प्लास्टिकों का उत्पादन करना। चौथा है जैव मात्रा के ऊष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वोल बैचिया जो पद्धति है वो मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करती है। ठीक है, ध्यान रखना, वोल बैचिया पद्धति। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, इसमें भी क्या बताना भाई, उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अधिग्रहण और विविक्ति भवन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल जो होती है खेतों में बिछाना। दूसरा है चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तीसरा है विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें देखिए पहला भी सही भाई आपका, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी तीन, मतलब सी वाला इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, एरियल मेटाजिनोमिक्स, देखिए करंट अफेयर अच्छा खासा है, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है, एरियल मेटाजिनोमिक्स। ठीक है, चलिए, तो है कि पहला है किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्न में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्न में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई, देखिए पहला है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, वो प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करने के मामले में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ए हो गया इसका। ठीक है, 20वां हो गया। अब 21 नंबर क्या है, 21 नंबर में भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है, अलेक्जेंडर रीड, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोयल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। तो ये तीनों के, ये जो सारे नाम हैं ये किससे जुड़े हुए थे ये इसमें बताना। तो ये सब पुरातात्विक खनन से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जो सही सुमेलित होगा उसी को बता देना। देखिए पहली बात तो भाजा जो है भैया बौद्ध गुफा मंदिर है, सित्तनवासल क्या है भैया, जैन गुफा मंदिर है। दूसरा और तीसरा तो इसमें सही है। अच्छा, जब दूसरा और तीसरा सही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, और देखिए दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, तो पहला भी सही हो सकता है। लेकिन पहले वाले में जो बेसनगर जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है वो वैष्णवी परंपरा के लिए विख्यात है ना, तो पहला वाला तो गलत होना चाहिए। तो इसमें भाजा बौद्ध गुफा मंदिर है, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर है, तो दूसरा और तीसरा सही, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो या फिर इसका ऑप्शन हो सकता है बी, या फिर इसका ऑप्शन हो सकता है सी। ठीक है, और हो सकता है कि इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाए कोई नहीं, तो बी, सी या फिर डी, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि दूसरा तीसरा सही ही है, ये गलत नहीं है दोनों। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से कथन और कारण के रूप में है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, बात सही है, कथन है। कारण है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये भी बात सही हो सकता है ना, तो ये सही नहीं है, व्याख्या भी है। ठीक है,
तो कथन दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कथनों पर विचार करना है। कथन 1 क्या भी? कथन 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर गुणे 400 मिलीमीटर है। तो बात सही है कि गलत है? ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2। ये तो सबको पता है, तो ये दूसरा सही हो गया और पहला गलत हो गया। मतलब कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या है भाई? ये भी कथन और कारण के रूप में है। कथन 1 है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये बात तो सही है ना? ये बात आपकी सही हो गई। दूसरा क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। तो ये भी सही है क्या? देखो ये वाला गलत है, क्योंकि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था ये आपको पता है, और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था ये भी आपको पता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से गलत है, लेकिन पहला सही है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। मतलब कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। फिर से यहाँ पे कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। तो कथन 1 है, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। बात सही है। दूसरा है, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे मतलब रिजर्व है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण के रूप में है। कथन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। तो बात सही है ना? ये तो सही हो गया। दूसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा इसका गलत है, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, फिर से कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। तो कथन 1 है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। तो क्या सही है? ये गलत है। ठीक है, कथन 1 गलत हो गया। दूसरा कथन है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो गया और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इसका भाई विचार करना है, सही उत्तर बताना है इसमें। तो किस मामले में? यूरोपीय संघ का स्थिरता और समृद्धि समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो, कैसी संधि है भाई? अब देखिए, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। बात सही हो गई। दूसरा, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? अच्छा देखिए कि इसमें सभी 3 तो हो नहीं सकते, दूसरा क्योंकि गलत ही है तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, लेकिन पहला सही है, तो इसमें सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न फिर से, इसमें भी सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा अपनाई है। तो क्या बात सही है? तो इसका ये सही हो जाएगा ना। फिर से अच्छा अगला भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करें। GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकर हैं। तो दूसरा क्या सही है कि गलत है? तो दूसरा गलत है। ठीक है, GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं US सदस्य देशों पर बाध्यकर है, UN, तो ये गलत है। तीसरा क्या है? GCM अपने उद्देश्यों प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें तीनों गलत है ना, कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भैया सही पूछा गया था तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी कथन गलत हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। ये तो सही है, दूसरा इसका सही है, कन्फर्म है। ठीक है, तीसरा क्या है? इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। तो ये भी सही हो सकता है। चौथा क्या है? इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है। ये तो कहीं ऐसा पढ़ा तो नहीं गया है,
लेकिन दूसरा और तीसरा इसमें सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा तो पूरी तरह सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर बी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत बात करनी इसमें, और इसमें बताना है कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इसमें स्कूल जाने से पहले के बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। दूसरा है, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। तीसरा है, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। इसमें मलेरिया, ग्लोबिनोपैथी और फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका केवल तीसरा सही है। ठीक है, इसका केवल तीसरा सही है। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। सही उत्तर हो गया सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, फिर से सही कथन बताना है। पहला है कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका पहला तो सही हो गया। दूसरा है, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए कार्बन तंतु फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता ना, तो इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। अगर ए इसका सही उत्तर नहीं होगा तो फिर इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ए या सी, इनमें दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, फिर से इसमें है भाई कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी मतलब एक्सेलरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता होती है। पहला है कि कार क्रैश, ठीक है, कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं उनका पता लगाना इसका काम है। ठीक है, दूसरा है लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना है। तीसरा है स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, इसका पता लगाना। तो देखिए तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, एक्सेलरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता इन तीनों में पड़ती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं, तो बात सही है। दूसरा है जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ये भी सही है। तीसरा है जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या है, फिर से मिलान करना कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे सेफीड है, सेफीड क्या है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं, तो पहला मिलान तो सही हो गया। दूसरा है निहारिकाएं, निहारिकाएं क्या है, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, ये निहारिकाएं होती हैं क्या, नहीं, गलत है। दूसरा है तीसरा है पल्सर, पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन तारे तो जो तब बनते जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो तीसरा क्या सही है, तीसरा वाला भी गलत है। तो निहारिका जो होती है ना, वो उसको आप पल्सर से मिलाओ, पल्सर को मिलाओ निहारिका में, ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसी एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा, इजराइल और जापान है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से आ गया है और इसमें सही उत्तर इसमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। तो ये क्या सही हो गया, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखिए पराध्वनिक क्रूज मिसाइल कौन है, ब्रह्मोस है, और जो अग्नि 5 है ना मध्यम दूरी की नहीं, ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पारा प्रदूषण के बारे में बात करना, सही कथन की। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, तो क्या बात सही है, तो ये बात गलत है। दूसरा है
कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है, तो क्या दूसरा सही है? तो दूसरा इसका क्या है, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है, तो ये बात सही है। तीसरा है पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा इसका गलत हो गया, इसका सिर्फ दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, मतलब बी सही उत्तर हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। अब हरित हाइड्रोजन क्या भाई, सही कथन बताना इसमें भी। पहला स्टेटमेंट है इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बात सही है क्या? तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा है इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तीसरा इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मतलब सभी तीनों सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से होम गार्ड के संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो देखिए, इसमें होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन स्थापित किया जाता है। दूसरा है होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है, पुलिस को सहायक बल के रूप में, ये सही है, दूसरा तो सही हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें समुत्थापित की गई हैं, देखिए दूसरा तो सही है इसका, और अगर दूसरा सही है तो इसको केवल 2 ही होना चाहिए, इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल कन्फर्म नहीं इसमें हम। अगला क्या है, कृत्य है और यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है, इस पर बात करनी है। तो एक दो देखो क्या है कि भाई, पहला है अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अधीन आता है, तो जो गलत है, ठीक है। दूसरा है किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, देखिए इसका दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा सही है इसका। लेकिन तीसरा क्या है, बंदूक या तोप से अनुष्ठान परक गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता हो, ये आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के अधीन आता है, तो ये तीसरा भी इसका गलत है, पहला भी गलत है, इसका दूसरा सही सही तो इसका केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे फिर युग्मों पर विचार करना है, सही सुमेलित बताना इसमें, ठीक है। प्राय समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र हैं और समाचारों में होने का कारण इसमें दिया गया है। इसमें देखेंगे कि उत्तरी किबू और इटुरी, इसके सामने है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नागोर्नो काराबाख मोजाम्बिक में उपप्लव हुआ है, खेरसौन और जपोरिजिया इजराइल और लेबनान के बीच विवाद है। तो तीनों के तीनों क्या हैं, सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ना, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में। इसमें देखेंगे तो कथन एक है इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, बात सही है, ठीक है। दूसरा है अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, मतलब कथन भी सही, कारण भी सही है, और कारण जो है ना कथन की सही व्याख्या भी कर रहा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है फिर से मिलान करने के लिए है, युग्मों पर विचार करना, सही सुमेलित जो है वही बताना इसमें। तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है भाई, तो ये किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या है कि खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही नहीं है, इसका जो तीसरा है वो इसका सही उत्तर है, और इसमें अगर तीसरा सही उत्तर है तो इसमें सी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, सी इसका हो जाएगा, केवल 3 सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था। दूसरा है इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया। तीसरा है ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरामेंचिक कप होती है। चौथा है महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। तो देखिए तीसरा इसका ऑप्शन जो है ना वो सही है, नहीं तीसरा नहीं, अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया है,
इसका ये सही है, दूसरा वाला इसका सही है, बाकी तीसरा चौथा और पहला ये गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न फिर से सही सुमेलित जो है वही बताना है। इसमें समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र है, जिस देश में वो अवस्थित हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें डोनबास कहाँ है? सीरिया, काचिन, इथियोपिया, टिग्रे, उत्तरी यमन में। तो तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किसी एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? तो इसका देखिए क्या है कि ना, ये सफल तख्ता पलट हुआ था यहाँ पे, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भारी उद्योगों पर विचार करना है और उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। इसमें उर्वरक संयंत्र है, तेल शोधक कारखाना, इस्पात संयंत्र है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है ना, ये तीनों के तीनों सही हैं, सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, G20 के बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट है, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। तो ये क्या सही है? तो ये वाला पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने कथन इसमें से सही हैं? 51 नंबर प्रश्न है। तो इसमें अगर देखें तो झेलम नदी है बुलर झील से होकर जाती है। दूसरा है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। तीसरा है, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा है ना वो सही है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2 सही है। अगला प्रश्न है, पत्तन के बारे में है, जिस रूप में ये सुविख्यात हैं उसके बारे में। ठीक है, जो सही सुमेलित वही बताना है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला है, कामराजर पोर्ट भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। दूसरा है, मुंद्रा भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन हो गया। विशाखापत्तनम भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन या कंटेनर पोर्ट है। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है मुंद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। बाकी पहला और तीसरा गलत है, इसका सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करना है, कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? इनमें से कटहल है, महुआ है, सागौन है। इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ महुआ है जो पर्णपाती वृक्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विचार करना है, कथन सही बताने। पहला स्टेटमेंट है, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये तो बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा है, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए दूसरा वाला इसका सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, पहला इसका गलत है। और चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो दूसरा इसका सही है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो भितरकनिका भी है सर्वोत्तम, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। भितरकनिका से कोई मतलब ही नहीं है। मरक्करम, लवण बेसिन, नौपाड़ा, अनूप, कच्छ का रण, तो कच्छ का रण ही होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? इसमें अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब डी। और इस ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण में के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? यहाँ पे तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कांगो बेसिन का जो भाग है उसके बारे में बताना है, तो ये है कैमरून।
अगला है कथनों पर विचार करना, भाई सही उत्तर बताना है। तो पहला है अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित हैं। अमरकंटक पहाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा है बिलिगिरी रंगम पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियाँ तीसरा है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। तो तीनों के तीनों क्या है, स्टेटमेंट सही हैं। तो भैया तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में बताना, भाई सही कथन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या है, सही है। दूसरा है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, तो ये तो गलत है। तीसरा है बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, तो वाराणसी को कुनमिंग से जोड़ेगा, ठीक है। और वो भी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये भी सही नहीं है। इसका पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सही उत्तर इसका एक मतलब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है। इसमें देखेंगे तो कथन है आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है, तो ये क्या सही है। तो स्टेटमेंट जो कथन है इसका कथन सही है, ठीक है। और दूसरा है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अपरिवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इन विट्स को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए कारण भी इसका सही है, ठीक है। कारण भी सही है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन व्याख्या नहीं है, ध्यान रखना इसकी व्याख्या नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, ठीक है। अब इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर बी होना चाहिए वैसे। अगला प्रश्न क्या है, फिर से कथन और कारण के रूप में है। कथन है कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, तो ये क्या सही है। तो इसको अगर देखें तो ये वाला सही है आपका, ठीक है। कारण है आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका कारण गलत है, लेकिन कथन इसका सही है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है, मतलब कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अगला प्रश्न देखें, फिर से कथन और कारण के रूप में है। तो कथन है ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, ठीक है। तो ये तो सही है। दूसरा है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है कारण इसका, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, ठीक है। पहला तो सही है, कथन तो सही है, कथन दो जो है वो डाउट में है, तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए वैसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है। स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण और रोकड़ प्रबंधन की जो व्यवस्था है वही है बंध्यकरण, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाजारों पर विचार करना है और पूंजी बाजार में कौन कौन शामिल है। इसमें अगर देखा जाए तो सरकारी बॉन्ड बाजार है, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार है, कोष पत्र बाजार है, स्टॉक बाजार। इसका जो कोष पत्र बाजार है ना, ये इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर इसका सी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है, देखिए इसमें युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वो सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, वो उसका पुनः स्थापन करना, ये लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से बताना कथन है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। चलिए इसमें देखेंगे तो भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, तो गलत है, ठीक है। दूसरा है काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है, खरीफ के रूप में की जाती है, रबी के रूप में की जाती है। काले तिल की खेती रबी के रूप में होती है, ठीक है। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। पहला भी गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है
परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार करना है। कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं, इसका जो, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे तो इसमें ब्रांड पहचान है, माल सूची है, बौद्धिक संपदा है और ग्राहकों की डाक सूची है। इन सबको अमूर्त निवेश माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, फिर से विचार करके भाई बताना है कि सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इसका अगर देखा जाए तो इसमें जनांक निष्पादन है, वन पारिषद की है, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर और राजकोषीय प्रयास। फिलहाल इसमें जो सही उत्तर है उसका है शासन सुधार, ठीक है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारिक संरचना और नवाचार में धरणी निवेश पहल अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। इसका अगर देखा जाएगा तो इसमें किफ़ायती आवास है, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन है, स्वास्थ्य देखभाल है, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसमें जो स्वास्थ्य देखभाल होगा वही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कथन कारण के रूप में है। कथन है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। तो बात सही है। यूरेनियम के बारे में है कि थोरियम में, सही है, ठीक है। दूसरा है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कारण इसका गलत है, कथन सही है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से कथन और कारण के रूप में। कथन है, शिशुधानी स्तनी जो मार्सुपियल होते हैं प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो ये तो सही है। दूसरा है, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। ये भी सही है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत में भी अगर ऐसी बात है तो भारत में भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में प्राकृतिक रूप से हैं, तो इसका कथन और कारण सही, लेकिन व्याख्या नहीं, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। तो इसका जो देखेंगे तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ये, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्राणी जात पर विचार करना है। कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो इसमें सिंहपुच्छी मकाक है, मालाबार सिवेट है, सांभर हिरन है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मालाबार सिवेट, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य वैगल डांस करता है। अब वैगल डांस कौन करता है भैया, अब ये भी है, तो ये मधुमक्खी की तितली, व्याध, पतंग या फिर बर्र। तो इसमें मधुमक्खी होती है, ठीक है, ये करती है वैगल डांस। सही उत्तर हो गया मधुमक्खी, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। तो पहला है, कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा है, कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी गुण होते हैं, भी सही है। तीसरा है, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं, ये भी सही है। और चौथा है, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तिशील गुण होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब चारों के चारों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गिलहरी के बारे में बात हुई है, तो इसमें देखेंगे जो सही कथन है। पहला है, वही भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। तो क्या सही है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पर आप देखते होंगे, है ना, ज़मीन पर नहीं देखेंगे गिलहरी के बारे में। और दूसरा है, वो अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। वो सर्वभक्षी नहीं होते हैं, ठीक है। ये पहला वाला गलत है, वो सॉरी तीसरा वाला गलत है और पहला वाला भी गलत है। और जब पहला और तीसरा गलत है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सिर्फ दूसरा सही है इसमें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है, चलें फिर से कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर इसमें बताना हमको। तो अब देखेंगे इसमें, तो पहला है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये तो गलत है। दूसरा है, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ये बात सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक मिनट, इसमें पहला तो गलत है। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ये सही है।
कुछ जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। पहला, कुछ जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सभी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है, ठीक है। इसमें ओरंगुटान होता है जो ऐसा काम करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कथन पर विचार करके हमको बताना भैया कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। जिसमें देखा जाए तो इसमें एरोसॉल है, फोम एजेंट है, अग्नि मंदक है, स्नेहक है। तो इसमें अग्नि मंदक जो होता है ना, उसको बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सही उत्तर हो गया सी, केवल तीसरा सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्न में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो ये कहाँ धान्य कटक, धान्य कटक भैया आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना। सही उत्तर ए हो गया। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के संदर्भ में बताना है सही कथन। तो स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दूसरा है, ये स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, ये तो सही है, ठीक है। इसका ये दूसरा तो सही है। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, तो ये गलत है। और पहला इसलिए गलत है क्योंकि वो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है ना, तो और ऋग्वेद जो है वो बौद्ध धर्म से पहले का है, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। दूसरा इसका सही है, बस बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पोमुपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। मुसिरी, मुसिरी नाम सुना होगा। तो इसमें राजधानी नगर पत्तन है। देखो मुसिरी तो पत्तन ही रहा है, तो मुचीरी जो बोला ना इन्होंने वो मुसिरी है, ठीक है, जो हम इतिहास में पढ़ लेते हैं मुसिरी के नाम से। तो ये पत्तन है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। इसमें देखेंगे, ये युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साम्राज्य पर विचार करना है। कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए हैं। इसमें होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव, ये 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुए हैं। ये चारों के चारों गलत हैं, ठीक है। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव, ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे, ये गलत है। सभी गलत हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना, सही सुमेलित करना, साहित्यिक कृति और रचनाकार के बारे में दिया गया है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम बिल्हण है क्या, हमीर महाकाव्य, नयचंद्र सूरी हैं, और मिलिंद पन्नो नागार्जुन हैं, नीति वाक्या मृत सोमदेव सूरी हैं। तो इसमें कौन सही सुमेलित है भाई। अब इसमें देखिए, जो हमीर महाकाव्य है ये नयचंद्र सूरी की है, बात सही है। मिलिंद पन्नो नागार्जुन की है, नागसेन की है? मिलिंद पन्नो, तो तीसरा गलत है। पहला देवी चंद्रगुप्तम भी गलत है, नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी ये भी गलत है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा फिलहाल, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बी इसका सही उत्तर, मतलब हमीर जो है वो नयचंद्र सूरी का है, ये सही हो गया आपका। अगला प्रश्न देखें, तो आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। अगर इसके बारे में देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये जैन परंपरा से संबंधित है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किसी एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण करवाया था। तो 88वां का जो सही उत्तर, इसमें देवराय प्रथम का नाम आएगा, ठीक है, देवराय प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बहादुर शाह नाम है, ठीक है, ध्यान रखना, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं 1833 के तहत किया गया था, चार्टर के तहत, है ना। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। तो 90 का डी सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए
तो अगला प्रश्न है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। फिर कथन और कारण के रूप में प्रश्न है। कथन एक है कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। तो क्या सही है? तो ये बात सही है। अगर आपको ये पता हो कि जेल कौन सी सूची में आता है, राज्य, संघ या समवर्ती में, तो उस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? वही सही हो गया। कथन दूसरा क्या है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो इसका दूसरा भी सही है और दूसरा सही है, साथ में दूसरा जो है पहले की व्याख्या भी कर रहा है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है संविधान। ठीक है। आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित सीमाबद्ध करता है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा प्रतिभूत। इसका सही उत्तर ये होगा, सरकार की, ये बी होगा, राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा 93 का। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? ठीक है। तो इसमें 44वां संविधान संशोधन में ये वाली बात हुई है। तो इसका जो सही उत्तर वो है सी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। आगे है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है। भाई संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। देखिए मानवाधिकार आयोग है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका सही उत्तर है और बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे अगर देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। इसमें पहला है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। तो गलत है, लीगल रहते हैं। ठीक है, इलीगल नहीं होते। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया, ये हमने पढ़ा भी है पॉलिटी में। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस बात के पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ये हमने आपको पढ़ाया भी है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो देखिए अनुमति उनको देनी पड़ती है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी अभी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में बताना है। तो ये भी हम पढ़ाए हैं पॉलिटी में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। देखो अस्वीकृत नहीं कर सकती है, संशोधित करने का मतलब ये है कि ये बोल सकती है भाई कि इसमें ये वाला बदलाव होना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ये बात सही है धन विधेयक के मामले में। ठीक है, तो दूसरा सही है। और तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो संयुक्त बैठक वित्त विधेयक के लिए होती है, धन विधेयक के लिए नहीं होती। ये भी बात सही है। एक हिसाब से ना ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं फिलहाल। ठीक है, तो पहला भी सही है, जो वित्त विधेयक के मामले में संशोधित अस्वीकृत वाला है। धन विधेयक में संशोधित अस्वीकृत नहीं हो सकता, अनुशंसा हो सकती है। तीसरा भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी तीन, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है आपको पॉलिटी में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान से तो आप किए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो क्या होता है? तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। तीसरा है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ये तीसरा वाला, ऐसे क्षेत्र में के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित घोषित कर दे। तो इसमें जो है ना केवल देखो चौथा पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी, एक ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती, शिकार की अनुमति नहीं होती है।
ये बात सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में बताना है। सही उत्तर, तो किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। ये बात सही है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, ये भी सही। ये दूसरा तो सही, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, संबंद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वह राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। राज्यपाल को देंगे वो, केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्या देंगे, है ना। तो तीसरा इसका गलत ही हो जाएगा। तो अच्छा, जब तीसरा गलत है तो इसका पहला तो सही, राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, तो सही है, पहला सही है। तो इसमें केवल एक हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ठीक है, ए या फिर डी, इसमें से कोई भी सही हो सकता है। अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है। कथन एक है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विवरण किया है, विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होती हैं। और कारण है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो ये बात सही है और कथन कारण दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही मेरे ख्याल से, तो इसमें जो सही उत्तर होना चाहिए वो बी होना चाहिए इसका। ठीक है, इस हिसाब से ये आपका पूरा का पूरा वो है, क्या बोलते हैं कि भाई आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पेपर मिला सकते हैं। और इसमें एक बात और देख लेंगे कि कितना सही हो रहा है किसका। ठीक है, मोटा मोटा आंकड़ा लग जाएगा कि कितना सही हो रहा है। और जितना भी सही हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि अगर 90 प्रश्न तक आपको बन रहा कट पिट के, 90-92 तक, 90 ही मान के चलिए, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, और आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसी साथ आज की वीडियो ही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।